नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर भारत पर फोकस, प्रमुख विपक्षी चेहरे भी शामिल, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि महिलाओं को संसद में बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा पर्याप्त समय, लोकसभा में भड़की भाजपा सांसद। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निपथ स्कीम सेना पर जबरन थोपा गया था, तत्कालीन सेना अध्यक्ष के खुलासे के बाद घिर चुकी है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, तत्कालीन सेना अध्यक्ष ने यह बड़ा खुलासा कर दिया है। खबर में आगे आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग बताए कि ईवीएम में कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है, दिग्विजय सिंह ने दागा सवाल। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की बैठक में 28 पार्टियों ने लिया हिस्सा, 22 दिसंबर को देश भर में व्यापक प्रदर्शन का है ऐलान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब बनकर रहेगी इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। उत्तर भारत पर फोकस, प्रमुख विपक्षी चेहरे भी शामिल, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में जुटी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी पार्टियां बीजेपी को शिकस्त देने की कवायद में जुटी हैं और इसी के चलते इंडिया गठबंधन बनाकर विपक्ष सभी राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं अब कांग्रेस जनवरी 2024 के पहले हफ्ते के बाद किसी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण अब शुरू कर सकती है। दरअसल राहुल गांधी नेतृत्व में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा को काफी सफल माना जा रहा है और इसको लेकर तमाम राजनीतिक जानकारों ने पार्टी को लाभ होने के संकेत दिए हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने पर मंथन कर रही है। हाइब्रिड मोड में यह यात्रा होगी। जी हां दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 2.0 हाइब्रिड मोड में होगी, जिसमें प्रतिभागी पैदल मार्च के साथ साथ वाहनों का उपयोग करेंगे। यात्रा के लिए 2 रूट तलाशे जा रहे हैं। अगर फाइनल हुआ तो इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर राज्य से होगी। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस बार रैली के जरिए विशेष फोकस उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र पर होगा। सूत्रों ने बताया कि चूंकि प्रस्तावित अवधि आम चुनाव से पहले होगी, इसलिए पार्टी विपक्षी खेमे के प्रमुख चेहरे को भी इसमें शामिल करने की योजना बना रही है। यात्रा के पहले संस्करण की तरह इस बार भी हर दिन समापन बिंदु पर राहुल गांधी जनसभाएं संबोधित करेंगे। 21 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान प्रस्तावित यात्रा पर चर्चा और समर्थन होने की संभावना है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुआ था और जनवरी 2023 में श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में समाप्त हुआ था। इस दौरान राहुल गांधी ने लगभग 4080 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये रैली 126 दिनों में 12 राज्यों के 75 जिलों से होकर गुजरी, जो कि भारत की सबसे लंबी पदयात्रा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद कई बार अपने अनुभव साझा किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके घुटनों में दर्द रहता है, जिसकी वजह से चलने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जनता से मेरे प्यार से वो अपने दर्द भूल गए और उन्होंने यात्रा पूरी कर ली थी। हो सकता है कि इसीलिए कांग्रेस ने यात्रा का दूसरा चरण हाइब्रिड चुना हो, ताकि राहुल गांधी और अन्य नेताओं को दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हाइब्रिड मोड में भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। उत्तर भारत पर इसको लेकर जबरदस्त फोकस रहेगा और प्रमुख विपक्षी चेहरे भी इसमें शामिल होंगे। तो ना केवल सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख जो चेहरे हैं वो भी इसमें शामिल आपको दिख सकते हैं और भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा 1.0 की तरह ही 2.0 भी सक्सेसफुल हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महिलाओं को संसद में बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा पर्याप्त समय, लोकसभा में भड़की बीजेपी सांसद। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आई। दौसा से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही जसकौर मीणा ने लोकसभा में महिलाओं को बात रखने के लिए उचित समय नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त कर दी है। उन्होंने लोकसभा के पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल से कहा कि हमें उचित समय मिलना चाहिए, हम भी तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा कि समानता का दर्जा तो आप लोग भी हमें नहीं दे रहे हैं, हम आज सुबह से ही हैं और पहले भी दिन से ही समय पर यहाँ आ जाते हैं और इन सब के बावजूद हम सोचते हैं कि भाई सतपाल जी, कानून मंत्री व अन्य लोगों ने जिस तरीके से अपनी विस्तार से बात रखी, क्या हम नहीं रख सकते? हम भी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उचित समय देना चाहिए। दोस्तों, सदन में महिलाओं को उचित समय नहीं मिल रहा है, ये सांसद का कहना है। महिलाओं को संसद में बोलने के लिए पर्याप्त समय जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 33% आरक्षण से पहले ये काम भाजपा को करके दिखाना चाहिए कि महिला सांसदों को बोलने के लिए पर्याप्त समय मिले? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अग्निपथ स्कीम सेना पर जबरन थोपा गया था,
तत्कालीन सेना अध्यक्ष के खुलासे के बाद मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मोदी सरकार को यह खबर जबरदस्त तरीके से घेर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जनरल नरवणे ने अपने संस्मरण फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में इस योजना के शुरू होने की पूरी कहानी बताई। थल सेना अध्यक्ष बनने के कुछ हफ्तों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक बैठक हुई थी। इस बैठक में उन्होंने पीएम मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का सुझाव दिया था। इसके तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तरह ही सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है। इस बैठक के कुछ महीने बाद ही पीएमओ ने भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निपथ योजना की घोषणा कर दी और इसके तहत नियुक्त होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा गया। इस योजना के तहत 17 से 21 साल के युवकों को 4 सालों के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। इनमें से 25% कर्मचारियों की नौकरी को अगले 15 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। शेष 75% को बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, बड़ा खुलासा सामने हुआ है, जिसमें अग्निपथ स्कीम सेना पर जबरन थोपा गया था। तत्कालीन सेना अध्यक्ष ने यह खुलासा किया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले इस प्रकार का खुलासा बीजेपी की नींद उड़ा सकता है? कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग बताए कि ईवीएम में कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है, दिग्विजय सिंह ने दागा सवाल। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार सभी को चौंका दिया है। जमीनी हालत से वाकिफ लोगों के लिए चुनाव नतीजों पर भरोसा करना मुश्किल है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से पूछा है कि ईवीएम में कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बुधवार को एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अब जनता सरकार नहीं चुन रही है, ईवीएम चुन रही है। जिस मशीन में चिप लगी है उस में जो सॉफ्टवेयर डाला है उसका आदेश मानती है, ना कि हमारा। अभी मैं अंग्रेजी फ्रंट पर टाइप कर रहा हूं, लेकिन हिंदी फ्रंट में टाइप हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कौन सा सॉफ्टवेयर ईवीएम में डलता है, ये सवाल पूछा है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि ईवीएम के वीवीपैट यूनिट में उम्मीदवार का नाम और उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाला जाता है। वो क्या सॉफ्टवेयर है, वो गुप्त है। क्या निष्पक्ष चुनाव के लिए उसे उजागर नहीं करना चाहिए? हम वोट डालते हैं, वो दिखता जरूर है, पर क्या छपा हमें नहीं मालूम। जिस यूनिट बैलेट यूनिट में हम बटन दबाते हैं उसमें चिप नहीं होती, लेकिन वोट वो पड़ता है और गिना जाता है जिसे वीवीपैट यूनिट चाहता है, और वीवीपैट यूनिट उस सॉफ्टवेयर का आदेश मानता है जिसे चुनाव आयोग इंटरनेट द्वारा डालता है। वो क्या है हमें नहीं मालूम। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में वो सॉफ्टवेयर बताया जाना चाहिए जिसके मदद से ईवीएम का उपयोग किया जाता है? और क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब तक सारी आशंकाएं दूर नहीं हो जाती, ईवीएम और वीवीपैट की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन की बैठक में 28 पार्टियों ने लिया हिस्सा। 22 दिसंबर को देश भर में व्यापक प्रदर्शन का कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडिया के नेताओं की दिल्ली में हो रही बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर को पूरे देश में गठबंधन की सभी पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद सभी दलों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मीडिया से जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत किया था। खड़गे ने बताया कि चौथी मीटिंग में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। सभी नेताओं ने अपने विचार गठबंधन के सामने रखे और लोगों के हित में सब मिलकर किस ढंग से काम करना है और जिन मुद्दों को उठाना है उस पर चर्चा हुई। इस दौरान देश भर में कम से कम 8 से 10 मीटिंग करने का फैसला हुआ। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने शुरू की। यूपी जोड़ो यात्रा सांकुभरी देवी मंदिर से हुई इसकी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की यूपी जोड़ो यात्रा बुधवार को सहारनपुर से शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सांकुभरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस की ओर से निकल जा रही इस यात्रा को लेकर जिला प्रशासन को सूचना दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। साथ ही शांति व्यवस्था और सुरक्षा कारणों से यात्रा न निकालने की अपील की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने यात्रा के संबंध में सप्ताह भर पहले ही सूचना दे दी थी और
निर्धारित रूट पर यात्रा निकालेंगे। यात्रा सांकुभरी देवी मंदिर से शुरू होकर कुरेशन चौक पर पहुंची। यहां पार्टी के स्थानीय नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं का स्वागत किया। जनसभा के दौरान अजय राय ने कहा कि जनता के हित की रक्षा करने के लिए कांग्रेस मैदान में उतर आई है। उन्होंने मांग की है कि गन्ना किसानों को कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल दाम मिलना चाहिए। कांग्रेस ने यात्रा से लोगों को जोड़ने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। नंबर पर मिस कॉल देकर यात्रा से जुड़ा जा सकता है। दोस्तों, यूपी जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए 1800212428 नंबर पर मिस कॉल किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अपने ही चुनावी विवाद से पलट गई भाजपा। मोदी सरकार की दो टूक 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का कोई इरादा नहीं। जी हाँ दोस्तों, जनता क्या यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रही है? उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के भाजपा के चुनावी वादे को मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में बताया कि उनका राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का कोई इरादा नहीं है और भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। राजस्थान में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखित में ये जानकारी दी और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की कोई घोषणा नहीं की थी। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने ये सवाल पूछा था। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या भारत सरकार ने हाल ही में राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। उनका दूसरा सवाल था कि क्या भारत सरकार उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों में भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने पर विचार कर रही है। दोनों सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई घोषणा नहीं है। भाजपा की ओर से राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान जारी संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था। इसके अलावा भाजपा ने मध्य प्रदेश में भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसके बाद से ये मांग उठने लगी। ऐसे में केंद्र सरकार के राज्यसभा में जवाब से लोगों को धक्का लग सकता है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? क्या यहाँ पर 450 रुपए का जो गैस सिलेंडर का वादा था वो भी एक जुमला था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसदों के निलंबन पर एकजुट, ईवीएम पर चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को बैठक के बाद कहा कि एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि ये अलोकतांत्रिक है, इसके खिलाफ लड़ना है। उन्होंने कहा कि हम यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सदन में आकर सुरक्षा चूक की घटना पर बयान दें। और इसी के साथ दोस्तों, संसद निलंबन अलोकतांत्रिक है, ईवीएम पर नहीं गठबंधन को भरोसा। और गठबंधन ने यहाँ पर ईवीएम के खिलाफ भी एकजुटता दिखाई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर एकजुटता की और विपक्ष की गठबंधन का कोई असर देखने को मिलेगा? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या शराब के दाम पर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा यूपी? योगी सरकार के फैसले पर भड़के अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला किया है कि रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड की शराब बेची जाएगी। सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता ने कहा है कि क्या 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अब सिर्फ यही रास्ता बचा है? सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के पास 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए क्या यही एक रास्ता बचा है कि शराब रेलवे, मेट्रो स्टेशन और क्रूज पर बेची जाए? उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि लाखों करोड़ों के निवेश के जो भी दावे किए गए थे वो सब झूठे साबित हुए हैं। तभी तो सरकार ऐसे अनैतिक रास्तों का अपना रही है और आज शराब बिक रही है, कल को दूसरे और भी मादक पदार्थ सार्वजनिक जगहों पर बेचे जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा सांसद सिम्हा से क्यों नहीं हुई पूछताछ? सुरक्षा चूक मामले में कांग्रेस ने दागा सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों से विपक्षी दलों के 141 सांसदों के निलंबन को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने सवाल किया कि सुरक्षा चूक के मामले में भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, लोकसभा में हुई बेहद गंभीर सुरक्षा चूक की घटना को ठीक 1 हफ्ता हो चुका है और इस खतरनाक घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि मामले की जांच शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों
यों है कि 7 दिन के बाद भी भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा, जिन्होंने लोकसभा में 2 आरोपियों को प्रवेश दिलाने में मदद की, उनसे अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। रमेश ने कहा कि यह बहुत ही विचित्र स्थिति है, क्योंकि आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बीच 13 दिसंबर की घटना पर संसद में गृह मंत्री के बयान की सीधी, सरल और पूरी तरह से वैध मांग करने पर इंडिया गठबंधन के 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि सदन में तख्तियां लहराने और नारे लगाने के आरोप में पिछले कुछ दिनों के भीतर 141 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में मंगलवार को 49 लोकसभा सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अगर सत्ता में आई तो कलम पर पहरा और आंदोलनकारी जेल में होंगे। जी हां दोस्तों, कानपुर देहात के रसूलाबाद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वो भी श्री राम के वंशज हैं। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी अयोध्या में जब जब कार्यक्रम हुए वो और उनके परिवार के लोग जाते रहे हैं। यदि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर उन्हें निमंत्रण मिलता है तो वो 22 जनवरी को अयोध्या जरूर जाएंगे। लेकिन सच ये भी है कि अगर सरकारी कार्यक्रम हुआ तो सरकार निमंत्रण नहीं भेजेगी। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने कहा कि 2024 के चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में आई तो सरकार का विरोध करने वालों की जगह जेल में होगी, कलम पर पहरा बैठा दिया जाएगा। आंदोलन करने वालों की जगह जेल में होगी, आंदोलनकारी की बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। वैसे तो अभी से ही ये हो रहा है। जितने भी लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं या तो वो जेल में हैं या फिर उनके ऊपर मुकदमे लिख दिए गए हैं। पत्रकारों की आवाज को दबाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जितने भी यूट्यूब पर हैं, 2024 के बाद सच बोलने वाले एक भी नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वाकई में अगर इस बार भाजपा जीत गई तो ये दौर आ जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजेंद्र राठौर की हार पर बीजेपी में घमासान शुरू। चुरू सांसद पर फोड़ा ठिकरा, निशाने पर वसुंधरा राजे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौर की हार के बाद अब पार्टी में कला खुलकर सामने आ गई है। राठौर ने अपनी हार के लिए पार्टी के जयचंदों और विभीषणों को जिम्मेदार ठहराया। राठौर ने अपने समर्थकों में मौजूदगी में ही हार के लिए चुरू से बीजेपी सांसद राहुल कसवा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि राठौर ने राजे का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन राठौर समर्थकों के निशाने पर बीजेपी सांसद के साथ राजे भी थे। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे राजेंद्र राठौर इस बार चुरू की तारानगर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया ने राठौर को हराया है और एक दिन पहले ही तारानगर पहुंचे राठौर ने आभार सभा में कहा कि उन्हें पार्टी के ही जयचंदों और विभीषणों ने हराया, यानी वो पार्टी नेताओं के भीतरघात से हारे हैं। राठौर के निशाने पर चुरू से बीजेपी सांसद राहुल कसवा थे। राठौर ने चेतावनी भी दी कि मुझे हराने वाले धोखेबाज अब सरकार और पार्टी से दूर रहे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन, सोनिया गांधी और खड़गे हुए शामिल। जी हां दोस्तों, संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने फिर विपक्षी दलों के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो जानबूझकर सबको निलंबित कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि वो आपराधिक प्रक्रिया को लेकर जो 3 कानून ला रहे हैं उस पर कोई विरोध ना हो, सबको बाहर निकालकर वो तानाशाही करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता, आज नहीं तो कल उन पर ये भारी पड़ेगा। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूदा गतिरोध पर चर्चा के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा और इसके अलावा खड़गे के चैम्बर में विपक्षी दलों की एक बैठक भी हुई। विपक्षी सांसदों का कहना है कि संसद से विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये मोदी सरकार की लोकतंत्र विरोधी सोच दिखाता है। हमारी यही मांग है कि गृह मंत्री को सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर दोनों सदनों में बयान देना चाहिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा सांसदों की बढ़ गई टेंशन, नमो ऐप पर शुरू हुआ सर्वे, टिकट के लिए जनता से ही मांगे 3 नाम। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं और भाजपा ने सांसद उम्मीदवारों के लिए मंथन शुरू कर दिया है। इसके लिए नमो ऐप पर जनमन सर्वे लॉन्च किया गया है, जिसमें सीधे जनता से ही राय ली जा रही है।
और इस सर्वे के तहत भाजपा सांसदों के कामकाज पर जनता की राय मांगी गई है। इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र से 3 संभावित उम्मीदवारों के नाम सुझाने को भी कहा गया है। इस सर्वे से भाजपा के मौजूदा सांसदों की धड़कनें तेज हो गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जनता के फीडबैक, सर्वे आदि को महत्व देते रहे हैं। ऐसे में यदि किसी सांसद का रिव्यू ऐप पर खराब आता है तो उसके टिकट की संभावनाओं पर भी असर पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम का भांडा फूटा, बटन कोई भी दबेगा लेकिन वोट बीजेपी को ही जाएगा। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग के दावों के विपरीत महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की बात साबित हो गई है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से शनिवार को यह खुलासा हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गिलगली ने बताया कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हाल ही में हुए परिषदीय चुनाव के दौरान लोडान के सुल्तानपुर गांव में मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की बात सामने आई। और गलगली ने कहा कि मतदाता जब भी एक प्रत्याशी को आवंटित चुनाव चिन्ह नारियल का बटन दबाते तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के सामने वाला एलईडी बल्ब जल उठता। निर्वाचन अधिकारी ने इसकी जानकारी जिला अधिकारी को दी, जिसका खुलासा आरटीआई से मिली जानकारी में हुआ। और इलाके की एक निर्दलीय प्रत्याशी आशा अरुण जोरे ने 16 फरवरी को हुए मतदान के दौरान आई इस गड़बड़ी की शिकायत की थी और निर्वाचन अधिकारी से मामले की जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा था, जिसके बाद गलगली ने 16 जून को आरटीआई दाखिल की। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर शिवपाल यादव की तीखी प्रतिक्रिया, इस्तीफे की दी सलाह। जी हां दोस्तों, शिवपाल यादव ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की मुख्य भूमिका सत्ताधारी सरकार से सवाल करना है। उन्होंने निलंबित सांसदों को सदन से इस्तीफा देने की सलाह दी है। तो दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिमिक्री विवाद पर पहली बार बोले राहुल गांधी, बोले सांसद निराश होकर बाहर बैठे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मिमिक्री विवाद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सांसद वहां बैठे थे, मैंने उनका वीडियो शूट किया, मेरा वीडियो मेरे फोन पर है, मीडिया इसे दिखा रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं है। अडानी पर कोई चर्चा नहीं है, राफेल पर कोई चर्चा नहीं है, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है। हमारे सांसद निराश होकर बैठे हैं, लेकिन आप उस मिमिक्री पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मिमिक्री का राजनीतिकरण किया जा रहा है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।